हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखिए, यह पेपर जो है 9/12/2023 को पूछा गया था। ठीक है, यह पेपर 9/12/2023 को पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड दी। देखिए, क्वेश्चन है कि सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन एज डॉट वीडियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सेकंड ऑप्शन यानी अ वीडियो हो जाएगा। देखिए, जब कोई वर्ड या एब्रीविएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो देखिए, किसी अखबार न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, अतः दी वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। तो देखिए, थ्री का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको फोर ऑप्शन। क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज़ नॉट अ फ्रूट। तो इसका भी राइट आंसर होने वाला है आपको फोर यानी मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज़ नॉट अ फ्रूट, इसका भी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है 5 है कि लुक देयर आर डॉट इन दी वाटर। लुक देयर आर डॉट इन दी वाटर। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 3 होगा, टेडपोल्स। तो देखिए, टेडपोल एक उभयचर का लार्वा चरण है, जैसे मेढक या मेढक, और ये जलीय जीव है जो तालाब, झील या नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेढक या टोड ये जलीय जीव है जो तालाब, झील या नदी में पाया जाता है। तो कहता लुक देयर आर डॉट इन दी वाटर, तो ये होगा टेडपोल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहता अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ़ इट हैज़। तो 6 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ़ इट हैज़ मोर डेज इन अ मंथ। यानी लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें कैलेंडर वर्ष को सौर वर्ष के साथ जो है सिंक्रानाइज करने में सहायता के लिए 29 फरवरी एक अतिरिक्त दिन को क्यों शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 7 है कि सन ऑफ ब्रदर इज नन एज। तो 7 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? नेफ्यू। तो देखिए, भाई के बेटे को भतीजा यानी नेफ्यू कहा जाता है। ठीक है, सन ऑफ ब्रदर इज नन एज नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो 8 है कि फादर सिस्टर इज नन एज नन ऑफ दी एबव। तो देखिए, 5 ऑप्शन इसमें होगा। तो पिता के बहन को बुआ यानी पेटर्नल आंट या पेटर्नल आंटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, कहता है 9 कि कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो जाएगा आपको 9 का हो जाएगा 3 यानी गढ़वाली। तो मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊँ और गढ़वाल में प्रचलित हैं। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊँ और गढ़वाल में प्रचलित हैं। इसके 2 भेद हैं, एक तो कुमाऊनी और गढ़वाली। ये पहाड़ी उपभाषाएं जो नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट फिर है कि कनौजी किस उपभाषा की बोली है। तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी हिंदी। तो कनौजी जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी भाषा का जो विकास है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें, कहता है कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। तो तिल का तार करना, देखिए तिनके को पहाड़ पर दिखाना मतलब होता है थोड़ी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तिनके की ओर पहाड़, तिनके की ओर पहाड़ यानी छोटी सी बात में किसी बड़ी बात का छिपा रहना। और है तिल का तार करना है, मुहावरे का अर्थ है कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो 12 का होगा तीसरा ऑप्शन ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली ब्रजभाषा की रचना है। ब्रजभाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। कवितावली में श्री रामचंद्र के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसमें कुछ 7 जो है कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और जो है उत्तर कांड। कवितावली की रचना प्रायः उसी परिपाटी पर की गई है जिस परिपाटी पर रीति काल का अधिकार रीति मुक्त काव्य लिखा गया है। 16वीं शताब्दी में रची गई इस रचना में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन कविता, चौपाई, सवैया आदि छंदों में की गई है। ठीक, अब देखिए 13 है कि राजस्थानी उपभाषांतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? राजस्थानी उपभाषांतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 4। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी गुज्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश के मुख्यतः 3 रूप जो है नागर, ब्राचर और उपनागर माने जाते हैं। नागर के अपभ्रंश से सन 1000 ईस्वी के लगभग जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा और 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप जो है ले चुकी है। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी है, परंतु इसे अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना बाकी है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा? तो 14 का होगा फर्स्ट जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो देखिए खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। लगभग 18वीं शताब्दी के आरंभ के समय कुछ हिंदी गद्यकारों ने जो है ठेठ हिंदी बोली में लिखना शुरू किया। इसी ठेठ हिंदी को खड़ी हिंदी या बड़ी हिंदी कहा गया है। शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी बोली या भाषा को उस समय साहित्यकारों द्वारा खड़ी बोली के नाम से संबोधित किया गया है था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी। तो पहाड़ी उपभाषा कुमाऊं एवं गढ़वाल में बोली जाती है, अतः इसी आधार पर ये कुमाऊनी तथा गढ़वाली के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य पहाड़ी कुमाऊं एवं गढ़वाल में बोली जाती है। उत्तराखंड में 11 पर्वतीय जिले इनके क्षेत्र हैं और इन्हें बोलने वालों की संख्या लगभग 16 लाख है। कुमाऊनी भाषा जिला नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दखनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? 16 का 4। तो देखिए कवियों ने दखनी भाषा को मुख्यतः हिंदी और दखनी ही कहा था। ठीक है, इसे एक प्रकार से आधुनिक हिंदी और उर्दू की पूर्वगामी भाषा कहा जा सकता है। 13-14वीं शताब्दी में जब दिल्ली के सुल्तानों ने भारत के लोगों को दक्षिणी दौलताबाद में बसाया था, तो उन लोगों के साथ उनकी भाषा भी दक्षिण में गई थी। उसी भाषा से विकसित होने वाली भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा जाने लगा। नेक्स्ट
फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है। 17 का फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है। तो अप्रमस्वर, तोयाकर, अक्षर और दीर्घिकार। अप्रमस्वर, तोयो आकार, संयुक्त आकार और अक्षर और दीर्घिकार। ठीक है। अंतराक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। ठीक है। उसके बाद देखिए अंताक्षरी, ये जो है अंताक्षरी मतलब अंत जोड़ अक्षरी, प्राचीन काल से चला आ रहा स्मरण शक्ति का परिवाहक एक खेल है, जिसमें कहे हुए श्लोक या गद्य के अंतिम अक्षर को लेकर दूसरा व्यक्ति उसी अक्षर से आरंभ होने वाला श्लोक या पद कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता नवोढ़ा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 18 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, नवह जोर। ठीक है। नवोढ़ा का होगा नव जोर उढ़ा। ठीक है। क्या होगा, नव जोर उढ़ा, यानी तीसरा ऑप्शन। उसके बाद देखिए नवोढ़ा शब्द में गुण संधि है। नवोढ़ा शब्द में जो है गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि है। उसके बाद देखिए जब अ आ के साथ हर्ष ई दीर्घ ई हो तो ए बन जाता है। जब अ आ के साथ उ हो तो ओ बनता है। और जब अ आ के साथ री हो तो अर बनता है। उसे गुण संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है कि रिजु का पर्यायवाची शब्द है। 19 रिजु का पर्यायवाची शब्द है सरल। तो देखिए रिजु का पर्यायवाची शब्द सीधा, सरल, सरल हृदय है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द जल, नीर, अम्बु, तोय आदि हैं। 20 नंबर जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो 20 का फर्स्ट प्रागैतिहासिक। तो जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रागैतिहास। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास में लेखन प्रणालियों के आविष्कार से पहले के समय को संदर्भित करता है। प्रागैतिहासिक काल एक आकर्षक युग है जो हमारे प्राचीन अतीत से बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए 21 का राइट आंसर होगा फर्स्ट इनाम। पारितोषिक शब्द का पर्यायवाची है इनाम, बख्शीश, पारितोषिक, पारितोषित करना, पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए नेक्स्ट है कि पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 22 का होगा तीसरा अनिल, तुषार। अनिल के पर्यायवाची शब्द पवमान, प्रभंजन, प्रवाद, समीरन, वायु, बयार आदि हैं। तुषार का पर्यायवाची शब्द जो है, तुषार का पर्यायवाची शब्द है पाला, हिम। ठीक है, पाला, हिम। नेक्स्ट 23 फिर है कि पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। पॉकेट मार शब्द में तत्पुरुष समास है। दूसरा पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है। ठीक है, इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप रहता है, तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 24 का 4। तो देखिए दिए गए प्रश्न के एक से अनेक विकल्प सही है। एक से अनेक विकल्प जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और बंदूक एक बहुत ही उपयोगी जो है अस्त्र है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से सभी शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है। तो 25 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन विशेषण। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक शब्द विशेषण है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कहता सुंदर शब्द किस
वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 26 नंबर देखिए, 26 का होगा 3। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। उपयुक्त वाक्य में सुंदर शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। क्रिया विशेषण वह शब्द है जिसे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। प्रायः इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है और यह अविकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण इस कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह हमेशा अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट फिर है कि भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो 27 का होगा 4। देखिए, संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है तथा अवेस्ता ईरान की। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है और अवेस्ता ईरान की है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दोनों भाषाओं की जननी एक ही है, इसलिए इन दोनों भाषाओं में अनेक समानताएं हैं। संस्कृत और अवेस्ता में शब्द रूप, धातु रूप, शब्दावली तथा भावों में भी समानत्व देखने को मिलता है। इस प्रकार प्राचीन आर्य भाषा के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। पाठ के शुद्ध उच्चारण, पद, पाठ, क्रम, पाठ आदि रूपों में सुरक्षित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28। फिर है 28 कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा 28 का 5। तो देखिए, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेवक, खेल, फिल्म, उसके बाद दवा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है मैं। तो मैं जो है, देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम व्यक्ति की ओर से होते हैं जो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें उन्हें अपने आप को जो है सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रथम भेद के उदाहरण हैं जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। ठीक है, तो उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है। तो 30 का होगा फर्स्ट, इच्छा बोधक क्रिया। तो जिस संयुक्त क्रिया से करने की इच्छा प्रकट होती है उसे इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, दादाजी अब चलना फिरना चाहते हैं। उदाहरण, वह रोगी अब उठ सकता है। उदाहरण, कर्ण अपना सब कुछ दान कर सकता है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। इस वाक्य में इच्छाबोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।